So today I'm going to start with the subdivision angiospermy या subdivision angiosperm. तो हमने सबसे लास्ट सब डिवीजन हमें यही पढ़ना है, दैट इज एंजियोस्पर्म. और ये हमारी कैटेगरी थी फिनेरोगैमी, उसके अंदर ये आए थे क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही सीड प्रोड्यूसिंग है. बस अंतर इतना ज्यादा था, जिम्नोस्पर्म के नेकेड सीड हैं और एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, ग्रीक में एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. Those which have covered seed are called angiosperm. This is the basic difference between the angiosperm and gymnosperm. अब एक और बात है कि ये जो एंजियोस्पर्म फॉर्म हुए हैं, सबसे लेटेस्ट मैं कहूँ इवोल्यूशन में सबसे लास्ट जो आए वो एंजियोस्पर्म ही हैं, और इतने ज्यादा हैं कि आपको ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में देखने के लिए मिलेंगे. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज और सबसे ज्यादा मैं कहूँ इवॉल्व्ड जो प्लांट्स हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म हैं. तो इनकी अगर हैबिटेट की बात करूं तो ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट वर्ल्ड वाइड ये आपको मिलेंगे, और इन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं. उसके अलावा बेटा इनकी जो साइज की बात की जाए तो इनका साइज बहुत वेरी करता है. आपको ये माइक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे, बहुत छोटे भी होते हैं. जैसे वुल्फिया का जो प्लांट होता है वो होता है फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन वो एंजियोस्पर्म है, इट इज माइक्रोस्कोपिक. और ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस का जो प्लांट है ये टॉलेस्ट ट्री है, इट इज अप टू 100 मीटर्स. तो आपको कई तरीके की रेंजेस में, कई तरीके के हैबिटेट्स में ये आप देख सकते हैं इन्हें. अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. और ये फ्लावर तो बियर करेंगे, साथ में ये फ्रूट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं. और इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं. ठीक है, तो इनके सीड्स आर इंक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. एंड दीज आर द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड प्लांट. ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है. सबसे ज्यादा रिसेंटली जो फॉर्म हुए हैं वो यही है. मोस्ट रिसेंटली एंड हाईली इवॉल्व्ड कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स. अब ये तो आपको जानते ही हो कि इनके पास स्पेशलाइज्ड रूट एंड शूट सिस्टम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है, सबसे ज्यादा एडवांस है. तो इनके पास रूट शूट ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, और साथ में वस्कुलर सिस्टम भी इनके पास होगा ही होगा. ये इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन या डाउट वाली बात नहीं है. क्यों? सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है तो वस्कुलैरिटी भी होगी, सीड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कवर्ड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लावर्स भी दे रहे हैं, सब कुछ इनके पास है. तो इनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉयड होती है, दैट इज स्पोरोफाइट. और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. इसमें आपको अंडरग्राउंड रूट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, और एरियल पार्ट में आप शूट सिस्टम देख सकते हो. उसके अलावा इनके जो स्पोरोफिल है, जैसे हमने बात की थी, याद कीजिए, टेरिडोफाइट से याद करना शुरू करिए. माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़े. जो लीव्स के अंदर, लीव्स के नीचे जो एक स्पोरोफिल वाले पार्ट थे,
तो स्पोरोफिल इनके पास भी होंगे, लेकिन इनके स्पोरोफिल थोड़े एडवांस हो चुके हैं। यहाँ पे क्या किया है स्पोरोफिल्स ने, जैसे वहां पे मेल एंड फीमेल कोन्स बनते थे, यहाँ पे मेल और फीमेल कोन ना बन के यहाँ पे बनेगा स्पोरोफिल एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट करके वो बनाएंगे किसको, फ्लावर्स को। और फ्लावर्स के पास पेरियांथ भी हो सकता है। पेरियांथ आप लोग जानते हो, इट इज फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ पेटल एंड सेपल्स। और यहाँ पे माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल दोनों ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। कैसे? जो माइक्रो स्पोरोफिल है वो हमारा क्या होगा, स्टेमन या एंड्रोशियम वाला पार्ट, मतलब मेल पार्ट को माइक्रो स्पोरोफिल कह देंगे, और मेगा स्पोरोफिल कह देंगे हम लोग, मेगा स्पोरोफिल फीमेल वाले पार्ट को। तो माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर क्या आएगा हमारा, आप स्टेमन कह लीजिए तो भी चलेगा, एंड्रोशियम कह लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो पार्ट ही होते हैं, आप जानते हो अच्छे से, एक होता है एंथर और दूसरा है हमारा फिलामेंट, एंड इट इज व्हाट, इट इज द मेल पार्ट। मेगा स्पोरोफिल को आप अलग नाम दे दो भाई, मेगा स्पोरोफिल को आप क्या कह सकते हो, पिस्टल कह लो, कार्पल कह लो, गाइनोशियम कह लो, और इनको तीन पार्ट में सब डिवाइड कर लो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी। और ये जनरली क्या है हमारा, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो हमारे एंथर्स होते हैं, एंथर्स फिलामेंट के ऊपर मौजूद होते हैं, ये आप सब जानते हो। इसी के अंदर हमारे पोलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है, जो पोलन सैक के अंदर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहा था, या माइक्रोस्पोरेंजियम कह दीजिए। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसे एमएमसी कहते हैं, जो कि डिवाइड करके मियोसिस करके पोलन ग्रेन्स को बनाएगी मेल वाले पार्ट में। सिमिलरली फीमेल वाले पार्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फीमेल वाले पार्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमने देखा कि पहले भी इन डायग्राम्स को बता चुका हूं कि जो पिस्टिल वाला पार्ट है वहां पे ये स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, ये स्टाइल वाला पोर्शन है, और ये आपका ओवरी वाला पोर्शन है इस फ्लावर के अंदर। और इस ही ओवरी के अंदर हमारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे इनसाइड द ओव्यूल्स, जिसके अंदर आपको एम्ब्रियो सेक देखने के लिए मिलेगा। अब ये ओव्यूल्स को देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एग प्रोडक्शन होता है। एग प्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे आप ये ओव्यूल को बनाइए तो ओव्यूल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए ये जिस पार्ट से देखो ये कनेक्ट कर रहा था ना ओवरी की वॉल से, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, दिस पोर्शन इज नोन एज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। एंड दिस पोर्शन जहां पे ये फ्यूनिकल खत्म होगा और ये शुरू होगा, इस पोर्शन को, इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं हिलम। इधर जो पोर्शन है ये, these are called integument, these are called integuments। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर आपको ये एम्ब्रियो सेक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। और इस छोटी सी ओपनिंग जो बचती है इससे पोलन ट्यूब एंटर करती है, जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल, इट इज नोन एज माइक्रोपाइल। इसका जो नीचे स्वालन बेस होता है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम लोग चलाजा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बीच में ये एम्ब्रियोसेक वाला पार्ट था, इसके अंदर हमारी मौजूद होती है क्या,
मेगास्पोर मदर सेल क्या होगी जी? मेगास्पोर मदर सेल। तो बड़े ध्यान से समझिएगा ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी। तो ये जो एक एमएमसी होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड नेचर की होती है। इट इज ऑफ डिप्लॉयड नेचर। It will undergo meiosis 1 and 2 consecutively and produce 4 type of gametes 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये पांचवा एक्स्ट्रा बन गया है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे इसको मिटा दिया जी। ठीक है, याद करिए जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ था, 4 में से 3 जो थी वो डिजेनरेट हो गई, एक जो है जो मेगा स्पोर बनी 1 मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल बचती है, ये फंक्शनल बची। अब क्या किया जाएगा, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर बची ये अब करेगी मियोसिस 1 एंड 2, सॉरी मियोसिस तो ऑलरेडी कर चुकी है, अब इसको करना है माइटोसिस। इट विल अंडरगो फॉर माइटोसिस, और माइटोसिस करेगी 3 बार। माइटोसिस 1 जिसमें ये एक सेल से बन गई कितनी, 2 सेल। फिर माइटोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होगा, यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगी 4 सेल। ठीक है, और फिर होगा हमारा क्या, माइटोसिस 3, बन जाएंगी टोटल कितनी, 8 सेल्स। तो ये जो 8 सेल हैं ये लास्ट में फॉर्म होती हैं, और ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी तो ये मेगास्पोर हैप्लॉयड है, और इस हैप्लॉयड ने सारी जितनी भी बनेंगी ये सब हैप्लॉयड ही तो होंगी, ये सब हैप्लॉयड है। अब आगे क्या होता है, यहां तक मामला समझ में आ गया, आगे की बात समझिएगा। देखिए अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एम्ब्रियो सेक, जिसमें जहां पे मैंने मेगास्पोर मदर सेल, ये यहीं पे अरेंज होती हैं 8 सेल। अब कैसे अरेंज होंगी, तो देखिए ऐसे, कलर में दूसरा ले रहा हूं, ये 8 सेल को मुझे शो करना है, 8 सेल्स कैसे दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए ये अंदर का मामला है, यहाँ पे तो 8 सेल में 3 सेल तो ऊपर तरफ चली जाएंगी, इन्हें कहते हैं, इन तीनों सेल्स को जिनके पास न्यूक्लियस है इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। और जो 3 सेल नीचे की तरफ बची हमारी, इनमें से ये 2 सेल्स जो हैं इन्हें कहेंगे हम लोग सिनर्जिड। क्या कहेंगे, सिनर्जिड। और सिनर्जिड के ऊपर एक होगा हमारा एग, ये होता है फंक्शनल एग, जिससे फ्यूजन करेगा मेल गैमेट आके। और देखो ये हो गई 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गई ना, 2 अभी भी बची, यहाँ पे टोटल कितनी बन रही थी, 8 सेल्स बन रही थी ना। तो वो 2 सेल्स क्या करेंगी, वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं, फ्यूज करके एक सेल बना लेती है ऐसे। अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, तो एन ये सेल क्या है, एक ही है, अब फ्यूज कर चुकी है, ये दोनों सेल हैप्लॉइड थी, फ्यूज करके अब ये जो बन गए ये अब कंबाइंडली एक सेल बन गए ना, तो इस ये अब क्या हो गए, डिप्लॉयड हो गई, ये अकेली सेल है क्योंकि दोनों फ्यूज कर चुके हैं। तो एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस, तो वो सेल क्या हो जाएगी 2n। तो यहाँ पे जो 2 सेल्स बची ये दोनों बीच में आ गई यहाँ पे, तो इसे कहते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो देखिए सारी की सारी सेल्स हमारी हैप्लॉइड होंगी, सारी एंटीपोडल सेल तीनों की तीनों हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड। अब पोलर न्यूक्लियाई जो होगा एक केला, ये डिप्लॉयड होता है, इट इज द ओनली थिंग विच इज डिप्लॉयड। आ गई बात समझ में। अब क्या होता है, ये फीमेल के अंदर है, मेल के अंदर तो सिंपल सा वही प्रोसेस होगा, मेल में कोई ज्यादा स्पेशलाइज नहीं है, फीमेल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे देखिए मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर समझिएगा,
मेल में कुछ नहीं, वहां एंथर्स की बात हो रही है। एंथर के अंदर हमारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम रखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों ही एमएमसी अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, मदर सेल, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। ये क्या करता है, मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो हमारे 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये फिर जो मियोसिस 1 करेगा, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गए। फिर मियोसिस 2, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन पढ़ा है अपनी आपने। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 4 सेल बनेंगे। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स को बनाती है आफ्टर द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। ये है हमारी क्या, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मेल्स के अंदर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फीमेल को अगर कंपेयर करके दिखाऊं, फीमेल में क्या था, वहां पे जो एम्ब्रियोसेक था, मतलब एम्ब्रियोसेक कहाँ पे मौजूद था, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ये ओवरी के अंदर था, और ओवरी किसका पार्ट थी, पिस्टिल का या कार्पल का या गाइनोशियम का, किसी का पार्ट थी। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या मौजूद थी, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बताया मैंने, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। तो इसने क्या किया, इसने भी वही मियोसिस 1 किया, तो 2 सेल बनी। यहाँ पे मियोसिस 2 किया तो 4 सेल बनी, 2 3 4, चारों में ऐसा करिए आप, न्यूक्लियस भी लगाई दीजिए। ये 4 बन गई। अब इस 4 में से 3 डीजनरेट हो गई, तो इस स्टेज पे क्या हुआ, 3 डीजनरेट, खत्म हो गई, और एक बची फंक्शनल। और ये जो फंक्शनल बची, इसने कंसेक्यूटिवली कितने बार, 3 टाइम माइटोसिस किया, 3 टाइम माइटोसिस। तो आप देख लीजिए, 3 बार माइटोसिस करवा दे रहा हूं एक सेल का। एक सेल है, पहली बार माइटोसिस किया, माइटोसिस 1, तो 2 सेल, ठीक है, 2 सेल बनी। माइटोसिस 2, तो हमारी 4 सेल्स, 1 2 3 और 4 सेल्स। और माइटोसिस 3, तो कितनी बन गई हमारी टोटल, 8 सेल्स बनी या नहीं बनी। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल थी, इसने डिप्लॉयड था ना ये। तो यहाँ पे जो स्पोर बनी, जो फंक्शनल बची थी, ये भी तो हैप्लॉइड ही होंगी, ये भी हैप्लॉइड होगी, और फाइनली ये जो सेल्स बची ये भी हैप्लॉइड थी। अब बस मैंने अंतर क्या बताया आपको, कि ये जो हैप्लॉइड सेल हैं, ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, कैसे, यहाँ पे देखिए, 3 ऊपर चली जाएंगी 8 में से, 3 नीचे आ जाएंगी, और 2 आपस में फ्यूज कर जाएंगी। तो पहले बनी थी 8 सेल, लेकिन अब फ्यूज करने के बाद 2 सेल एक में मर्ज हो गई ना, तो 7 सेल बची यहाँ पे। क्या बची, 7 सेल बची यहाँ पे, देखो 1 2 3, और ये बीच वाली को 1 काउंट करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई को 1 काउंट करेंगे, तो हमारी टोटल कितनी, 7 सेल्स बचती हैं इसमें। तो इस तरीके से ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे एंजियोस्पर्म में बनेंगे। अब क्या होगा भाई, ये तो गैमेट बने हैं, गैमेट को ट्रांसफर भी करना है, क्योंकि देखिए, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्लांट है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो भाई, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होना, और गैमेट को फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफर भी तो करना जरूरी होता है ना बेटा। फर्टिलाइजेशन इवेंट जब भी होता है तो क्या होता है, इनका गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है, और जब फ्यूजन गैमेट हो जाएगा तो जाइगोट बन जाता है। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट भी तो होगा, मतलब उस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, या एम्ब्रियो जो
उस एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे हम लोग कह देते हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा। तो अभी तक तो हमारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट ट्रांसफर तो हुआ नहीं है। तो गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? थ्रू वाया पॉलिनेशन। क्या होगा प्लांट्स के अंदर? पॉलिनेशन होगा। तो जी क्या होगा पॉलिनेशन के अंदर? देखिए भाई, ये पॉलिनेशन कई तरीके से होता है, आप जानते हो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत सारे टाइप होते हैं। 12th में इसको और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी आप बस ये जान लीजिए कि एक फ्लावर का एंथर हो या सेम फ्लावर का भी हो सकता है अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, और एक फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ये है, ठीक है, वन फ्लावर की स्टिग्मा एंड वन फ्लावर का एंथर। इस एंथर में क्या बन रहे हैं हमारे? इस एंथर में बन रहे हैं हमारे पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन येलो कलर की डॉट्स हैं, ठीक है जी। ये एंथर वाला पार्ट है, ये हमारा आपका फीमेल वाला पिस्टल पूरी है, ठीक है, और ये इस पे स्टिग्मा है, और ये कंप्लीटली स्टेमन है जिसमें फिलामेंट भी है। तो एंथर से क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे बने, ये पॉलन ग्रेन्स थ्रू विंड रिलीज हो, थ्रू वाटर जाए, थ्रू इंसेक्ट चले जाएं, थ्रू एनिमल चले जाएं, किसी के थ्रू भी ये क्या होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होके कहाँ पे पहुंचेंगे? स्टिग्मा वाले पार्ट पे, ठीक है। स्टिग्मा पे पहुंच गए। अब स्टिग्मा पे पहुंच के ये क्या करेंगे? एंटर करेंगे, एक पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और यहाँ पे बीचों बीच 8 सेल वाला एम्ब्रियो सैक भी तो मौजूद है यहाँ पे, 1 2 3, और ये देखो ऐसे बन गया, ठीक है जी। तो ये पॉलन ट्यूब बनेगी यहाँ से, और ये पॉलन ट्यूब जाके एंटर करना शुरू करेगी जी, और यहाँ पे एंटर करेगी ऐसे। अब पॉलन ट्यूब के थ्रू जा क्या रहा है? देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन, वन पॉलन ग्रेन विल कंटेन 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट लेके चलता है ये, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब बोलो यार 2 का क्या करना, हमें तो एक मेल गैमेट चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बड़े डायग्राम से मैं समझा रहा हूं बना के। यहाँ पे क्या होगा कि ये एम्ब्रियो सैक के अंदर वाला मामला है, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर 3 ये सेल, और ये हो गई ये, इनके बीच में सब में न्यूक्लियस लगा लो भैया, ठीक है। ये ऊपर वाले तीनों को मैंने क्या कहा था? एंटीपोडल्स। ये सब क्या है? हैप्लॉइड। बीच में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है हमारा? डिप्लॉइड, क्योंकि 2 सेल्स एक साथ फ्यूज कर चुके हैं, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, एन और एन, 2n बन गया ना एक सेल के अंदर। ये 2 नीचे क्या थे हमारे? सिनर्जेट्स, और ये भी हैप्लॉइड थे, और यहाँ पे क्या है? एग, जो कि हमारा हैप्लॉइड है। अब थोड़ा गौर करना मेरी बात पे, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? एक पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इवेंट्स को लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमेट आएगा और इस एग के साथ फ्यूज करेगा। ये एग भी एन है, और ये जो मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट मेल गैमेट, ये भी एन है। तो ये फ्यूज करके क्या करेंगे भाई? एक जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड होगा, 2n। ये n और ये n आपस में फ्यूज हो गया और 2n बन गया। यही जाइगोट आगे चल के क्या करेगा? एक एम्ब्रियो बनेगा छोटा सा, और ये एम्ब्रियो आगे बताऊंगा कि सीड कोट बनते हैं, सीड बनता है, उसके अंदर प्रोटेक्ट होगा। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ये 2n है भाई, डिप्लॉयड है। अब पहला मेल गैमेट तो, फर्स्ट मेल गैमेट तो यहाँ पे यूज हो गया, अब सेकंड मेल गैमेट होगा। अब सेकंड मेल गैमेट आएगा और इसके साथ 2n के साथ n मिल जाए, ये भी तो n ही होगा, तो हमारा क्या बनेगा, एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन कहते हैं उसे, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है 3n। और ये आगे चल के क्या बनेगा, ये बनाएगा बेटा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल है किसी भी एम्ब्रियो के लिए। मतलब कोई भी प्लांट का सीड जर्मिनेट जब तक नहीं होगा, जब तक उसकी ग्रीन लीव्स नहीं आएंगी, तब तक उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए कौन होगा, तब तक उसको फूड प्रोवाइड ये एंडोस्पर्म करता है, ये रिजर्व फूड है। एंडोस्पर्म इज व्हाट, दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल। और ये जो एम्ब्रियो है, अब इसके चारों तरफ क्या होगा, मैंने बताया था ओव्यूल में इंट्यूगमेंट नाम की चीज होती है, वो इंट्यूगमेंट इसको चारों तरफ से घेर लेंगे और इसका सीड कोट बन जाएंगे, और ये एक सीड के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट सराउंड करके कौन रख रही है, ओवरी ना। देखो ये ओव्यूल जो था अंदर, ओव्यूल तो बन गया क्या, सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड जो ओवरी है वो क्या बन जाएगा, फ्रूट। ओवरी क्या बन जाएगा भाई, फ्रूट। ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मामला है जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत थी या समझना था। तो अब एक चीज समझना आप, जो थोड़ी सी नई चीज लेके आ रहा हूं अब आपको। देखो यहाँ पे ये एग एन था, ये एन था, ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, तो इसे मैं कह दूंगा फर्टिलाइजेशन, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट है या सिंगेमी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2n और ये n फ्यूज करके इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे इसे, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 2n प्लस n 3n बन गया, तो 3 बने ना, तो ट्रिपल फ्यूजन कह दिया। और इन दोनों इवेंट को कंबाइंडली, इन दोनों इवेंट्स को कंबाइंडली हम कह देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। किस किस को, फर्टिलाइजेशन को और ट्रिपल फ्यूजन को। ट्रिपल फ्यूजन प्लस फर्टिलाइजेशन कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का फीचर है, ये केवल एंजियोस्पर्म के पास होता है। एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाकी कोई एंजियोस्पर्म के अलावा प्लांट ऐसा नहीं है। चाहे जिम्नोस्पर्म हो, वहां पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा, ना हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा, ना ब्रायोफाइट्स के अंदर देखा, और एल्गी के अंदर तो क्या ही देखेंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जो आज तक, अब तक किसी भी प्लांट के अंदर नहीं हुआ था। ठीक है, और अब अगर बात करूं मैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ उनके कॉटिलेडन्स के बेसिस पे। कॉटिलेडन सीड का जो रिजर्व फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म को स्टोर कर रखता है, उसी को कॉटिलेडन कहते हैं। जैसे कुछ होते हैं हमारे डाइकॉट या डाइकॉटिलेडन्स कह देते हैं उन्हें हम लोग, डाइकॉटिलेडन्स, और कुछ होते हैं हमारे मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स। देखिए डाइकॉटिलेडन्स वो होंगे जिनके पास दो कॉटिलेडन होते हैं। जैसे आप सीड लीजिए, और जैसे पी है, ग्राम्स हैं, इन सब के सीड को तोड़िए, तो दो पार्ट में दो फ्लैप जैसे खुल जाएंगे, वो क्या है, सिंगल एक कॉटिलेडन है, और दोनों फ्लैप हो गए तो उनके पास दो है।
अब ऐसे ही आप व्हीट या राइस के सीड को तोड़ने की कोशिश करिए, वो 2 पार्ट में टूटेगा नहीं, तो वो क्या है, मोनोकोटिलेडन है। तो जिनके पास 2 कोटिलेडन होते हैं सीड्स के अंदर, उन्हें हम लोग डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हैं, जैसे ग्रैम्स, पी, ठीक है, आपका बानियन, एप्पल, ये सब हमारे डाइकोटिलेडन्स हैं। और मोनोकोटिलेडन्स कौन से होंगे भाई, जिनके पास केवल एक कोटिलेडन होता है, दे हैव ओनली वन कोटिलेडन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन है, जैसे ग्रासेस होती हैं, इनके अंदर सिंगल होता है, कोकोनट के अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है, मेज तो एक ही होता है, राइस, ठीक है, ये सब के सब हमारे सिंगल कोटिलेडन वाले हैं। तो ये रही बात एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। The name of that topic is plant life cycle and alternation of generation. Plant life cycle and alternation of generation. ये तो है हमारे टॉपिक का नाम। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे किस चीज का अल्टरनेशन हो रहा है और कौन सी यहाँ जनरेशन्स हैं। देखिए, याद कीजिए, जब मैंने आपको टेरिडोफाइट्स बताए या ब्राइडोफाइट्स बताए या जिम्नोस्पर्म बताए, सबके साथ उनकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि किसी के अंदर डोमिनेंट फेज जो होगा वो स्पोरोफाइट का होता है, किसी के अंदर डोमिनेंट फेज जो होता है वो गैमेटोफाइट का होता है। तो अलग अलग प्लांट स्पीशीज में अलग अलग फेज डोमिनेट करता है। कभी लाइफ स्पेन में कुछ आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, कभी आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं चीज को, जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में जो अल्टरनेशन हो रहा है, कभी डिप्लॉइड चल रहा है कभी हैप्लॉइड हो जा रहा है, उसी चीज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अभी समझिएगा, बहुत बेसिक पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूं इसको, कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने मेंशन कर रहा हूं कि देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन between haploid gametophyte and diploid sporophyte. In the life cycle of a plant. देखिए, प्लांट्स के अंदर चाहे हैप्लॉइड सेल बनी हो चाहे डिप्लॉइड सेल बनी हो, वो माइटोसिस से डिवाइड कर सकती है। हमने देखा कुछ प्लांट बॉडी जैसे ब्रायोफाइट की, एल्गी की प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड थी। और जैसे हमने देखा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी थी वो डिप्लॉइड थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या करेंगी, गैमेट बनाने के लिए। भाई ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड गैमेट को कैसे बनाएंगी, माइटोसिस करके बनाएंगी, इक्वेशनल डिवीजन करेंगी। तो यहाँ पे हमारे हैप्लॉइड गैमेट तैयार हो जाएंगे। पर अगर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मियोसिस करना पड़ेगा, और मियोसिस करके हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स तैयार होंगे।
अब गैमेट्स दोनों केसेस में तैयार हो गए। यहां पे हैप्लॉइड के केस में मेल गैमेट आ गया एक N, ये N मेल गैमेट है, ये N फीमेल गैमेट है, दोनों ही माइटोसिस से प्रोड्यूस किए गए, लेकिन इनका जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होगा। अब पेरेंट जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है और जाइगोट हो गया डिप्लॉइड, तो ये वापस क्या करता है, ये वापस फिर से मियोसिस करता है और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। लेकिन डिप्लॉइड वाले को जरूरत क्या है, डिप्लॉइड वाले को जरूरत कुछ नहीं है। आप ये देखिए डिप्लॉइड फीमेल सॉरी हैप्लॉइड जो है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, ये दोनों तैयार हो गए, ये दोनों फ्यूज करे, ये डिप्लॉइड जाइगोट बना है। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बना, इसको फिर से प्लांट बॉडी बनना है तो इसको इक्वेशनल डिवीजन करना पड़ेगा, इसको माइटोसिस करना पड़ेगा और ये फिर से एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। यहाँ पे इसमें इस केस के अंदर जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस किया। अब मियोसिस करके कहीं प्लांट के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हैप्लॉइड स्पोर नाम की चीज बना रही थी, स्पोर्स बन रही थी और ये स्पोर आगे चल के जर्मिनेट हो रही थी और जर्मिनेट करने के बाद वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन रही थी। तो यही लाइफ साइकिल होती है और इन्हीं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में सारा मामला फंसा हुआ है। अब इनके बेसिस पे हमने क्या किया है, प्लांट की लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक को कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक को कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होगी वहां पे हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा। जो हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, आई एम डिवाइडिंग द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। मैं हेडिंग डाल रहा हूं टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो देर आर 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। मैंने बताया एक होगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और लास्ट वाली होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें क्या होगा, जो डोमिनेंट फेज होगा, ज्यादातर जो लाइफ स्पेन रहेगा वो हैप्लॉइड रहेगा। डिप्लॉन्टिंग के अंदर जो डिप्लॉइड फेज है ये डोमिनेंट होगा और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हाफ साइकिल एन होगी और हाफ साइकिल 2n रहेगी। कैसे, देखिए इसको समझिएगा, बहुत आसान है, अगर समझेंगे तो आसान है और नहीं समझेंगे तो बिल्कुल मुश्किल है। देखिए मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। आई एम स्टार्टिंग विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसे हमारी कुछ एल्गी जैसे कि स्पाइरोगायरा वो शो करती है, क्योंकि उनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। स्पाइरोगायरा ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या है, गैमेटोफाइट कहते हैं उसे हम लोग, गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड है, मतलब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। अब ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो इसको गैमेट अगर बनाने हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए हैप्लॉइड को हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने हैं तो ये क्या करेगा, मेरे हिसाब से इसको मियोसिस करना चाहिए भाई, सॉरी माइटोसिस करना चाहिए, इक्वेशनल डिवीजन करना चाहिए। मियोसिस तो उस केस में होगा जब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। तो यहाँ पे एक हैप्लॉइड मेल और एक हैप्लॉइड फीमेल तैयार। अब ये दोनों गैमेट्स कर गए फ्यूज, ये बन गया एक आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो कि डिप्लॉइड था। अब इस जाइगोट को क्या करना पड़ेगा,
मियोसिस करना पड़ेगा, और मियोसिस करने के बाद बहुत सारी हैप्लॉइड स्पोर्स बनानी पड़ेंगी। ये बन गई एन स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर वापस क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, जर्मिनेशन हुआ या जर्मिनेट किया इन्होंने, और फिर से एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बना लिया। तो एक बात बताइए, एक इस स्टेज को छोड़ के जहां पे जाइगोट था, यहां पे तो मैं मानता हूं कि डिप्लॉयड ये स्ट्रक्चर रहा, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉयड रहा। बाकी जो लगभग लाइफ साइकिल थी वहां पे तो सब में हैप्लॉइड ही था, चाहे गैमेटोफाइट, चाहे स्पोर, चाहे गैमेट्स, सब के सब। ये वाली स्टेज क्या है, ये गैमेट्स वाली स्टेज है। तो यहाँ पे ज्यादातर लाइफ साइकिल क्या रही, हैप्लॉइड डोमिनेंट रहा। केवल एक ही फेज आया जहां पे कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इनकी लाइफ साइकिल में फॉर्म हुआ, वो था जाइगोट। बाकी तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉइड है ना, तो इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह दिया भाई हमने से। क्या कहा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिमिलरली अब डिप्लॉयड की बात कर लेते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। देखो बहुत इजी है, देखो अगर आराम से समझोगे सोचोगे तो चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट बनाने से कुछ नहीं होगा। देखिए अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर लेता हूं मैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहां पे ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, एग्जाम्पल क्या है जिनके अंदर ये साइकिल होती है। जैसे हमारे जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब जो उनकी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन है एल्गी का, वो है फ्यूकस। फ्यूकस भी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल करती है, ये एल्गी है फ्यूकस। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा अगर गैमेट बनाने हैं तो। मियोसिस 1 और 2 दोनों होते हैं, और मियोसिस करने के बाद यहाँ पे आपको दो तरीके के गैमेट्स, एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होगा, और एक फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड है। ये बन गए हमारे हैप्लॉइड गैमेट एन। और इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट बने, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक डिप्लॉयड जाइगोट को बना लेंगे। ठीक है, ये एक डिप्लॉयड जाइगोट को बना लेंगे, और ये जो जाइगोट था ये वापस क्या करेगा, आपका जर्मिनेट करेगा, मतलब सीड की फॉर्म में, और एक स्पोरोफाइट को बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो हुआ, इसी स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट रहेंगे, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे जो ज्यादातर लाइफ साइकिल रही वो डिप्लॉयड रही। क्या रही, डिप्लॉयड। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट हो और हैप्लॉयड फेज केवल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। दैट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है जी। अब एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमारी ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, ऐसे प्लांट्स में सॉरी, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और दो एल्गी के टाइप में, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, जिसके अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलेगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे होगी, वहां पे आधा फेज, आधा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड और आधा डिप्लॉइड। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द हैप्लोडिप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। देखिए यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं किससे, एक स्ट्रक्चर से। हाँ, इसके एग्जांपल्स किसके अंदर होगा ये, तो ये होता है हमारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड फ्यू एल्गल स्पीशीज आर आल्सो देयर। कौन कौन सी है, एक तो एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, सिफोनिया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्पोरोफाइट से शुरू कर रहा हूँ। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था जी। इस स्पोरोफाइट ने सबसे पहले क्या किया, मियोसिस किया। ठीक है, मियोसिस करके यहाँ पे डायरेक्टली इसने गैमेट ना बना के पहले बनाई स्पोर्स। याद करिए थैलस बनता है, प्रोथैलस नाम का स्ट्रक्चर बनता है। ये स्पोर होती है एन, और ये स्पोर क्या करती है, जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट को बनाती हैं। ठीक है, जो हैप्लॉइड होता है। इस गैमेटोफाइट से हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, एक मेल और एक फीमेल, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड, और ये जाइगोट आगे चल के फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये आधी लाइफ साइकिल तो इसमें डिप्लॉयड रहा, और आधी लाइफ साइकिल ये हैप्लॉयड रहा। तो इसे, ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। यहाँ पे डोमिनेंट फेज कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉयड था, मतलब आधी लाइफ साइकिल जो थी वो हैप्लॉयड रही और आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉयड रही। तो इस टाइप से हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ते हैं। अब इसको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट कह रहा हूँ, कुछ अदर इंटरनेट सोर्सेज के थ्रू जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम है उसको एक बार मैं आपके सामने और दिखा देता हूं, तो थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको दिमाग में आ जाएगी ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो किया है। तो आई थिंक दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, अगर आपको विजिबल है तो आप मुझे बताइए, और नहीं है तो फिर मैं दूसरा डायग्राम आपको खोलता हूँ। देखिए, चलिए कितने ड्रामे हैं इसमें। हाँ जी, तो यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए ये डायग्राम आपको साइकिल देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक गैमेटोफाइट से शुरू कर रहा हूँ मैं। इन्होंने हालांकि गैमेटोफाइट को नीचे लिया है, ये एन है।
गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, मतलब गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस करने के बाद हमारे मेल और फीमेल गैमेट बन गए। अब गैमेट बनेंगे तो भैया फ्यूज भी होंगे, तो फ्यूजन को हम लोग सिंगैमी भी कहते हैं बेटा। ये भी एन थे, अब यहाँ पे हुई सिंगैमी, इन्होंने ऐसे बताया है। सिंगैमी करने के बाद बना जाइगोट। जाइगोट क्या, डिप्लॉइड लिखाई है। जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस करने के बाद हमारे क्या बनी, स्पोर्स। स्पोर्स किस नेचर की थी, हैप्लॉइड, और उन्होंने फिर से जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट को बना लिया। तो इन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो पार्ट है, कौन सा वाला, सिंगेमी से बस इतना पार्ट, ये क्या रहा है, डिप्लॉइड, बाकी सब क्या है, हैप्लॉइड। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, सब में हैप्लॉइड रहा। तो डोमिनेंट फेज क्या है आपका, हैप्लॉइड, तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और किसके किसके अंदर होता है, देखो वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, और कुछ स्पीशीज हैं क्लैमिडोमोनास की। तो मतलब एल्गी ही ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। और स्पेसिफिकली आपसे पूछे तो आप बता देना भाई, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और आपका क्लैमिडोमोनास की कुछ स्पीशीज ये लाइफ साइकिल करेंगी। अब देखो डिप्लॉन्टिक देख लो, बहुत इजी है। ये देखिए, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके सामने, इसको कैसे बनाया है, देखो तरीका। तुम सारी चीजें यहीं बेचेंगे ये लोग आज, ठीक है। इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रखा है इन लोगों ने, हद मचा रखी है। एक को बंद करो दूसरा, और दूसरे को बंद करो तो तीसरा। देखिए यहाँ पे शुरुआत की है इन्होंने किससे, स्पोरोफाइट से। तो ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट्स के अंदर होता है, सारे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। और एक इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो है फ्यूकस, जो कि एल्गी है। फ्यूकस के अंदर भी ये होता है, ठीक है। इनकी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। ये क्या कर रही है, गैमेटोजेनेसिस करेगी। गैमेटोजेनेसिस किया तो गैमेट फॉर्मेशन होगी। तो गैमेटोजेनेसिस करने के लिए इसको मियोसिस करना पड़ेगा। मियोसिस करेगा तो मेल और फीमेल गैमेट बन के आ गए। गैमेट का हमेशा नेचर क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। फिर जी ये सिंगैमी कर लेंगे। बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है, कोई ज़्यादा सरदर्द नहीं पालना। जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड, ये जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफाइट बना। तो भाई साहब एक बात बताओ आप, केवल एक ही फेज तो रहा जो गैमेट बने जहाँ पे हैप्लॉइड था, बाकी डिप्लॉइड डिप्लॉइड। तो जब डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है तो डिप्लॉइडिक कह दिया। तो क्या परेशानी आ रही है, जिम्नोस्पर्म इसके एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉइड होती है। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेंगे। अब एक चीज देख लो, लास्ट वाली हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर क्या मामला होगा, देख लीजिए इसे भी। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपके सामने बनी हुई साइकिल एक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक को कैसे समझेंगे आप, देखिए यहाँ पे एक स्पोरोफाइट है, ये रहा स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है जी। इस स्पोरोफाइट ने क्या किया, मियोसिस किया और स्पोर्स बना दी जो कि हैप्लॉइड थी। स्पोर्स ने जर्मिनेट किया और गैमेटोफाइट बनाया जो खुद हैप्लॉइड हैं। और इन्होंने जर्मिनेट करने के बाद स्पोर्स ने गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे गैमेट फॉर्मेशन हुई। तो मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बने और उन्होंने कर ली सिंगैमी, और फिर से एक जाइगोट बना जो कि डिप्लॉइड था। यहाँ पे जो सिंगैमी जिसकी हुई होगी वो कौन थे, हैप्लॉइड गैमेट्स। तो आप ये देखिए, आपके आधे साइकिल में अगर मैं गैमेट्स को हटा दूं तो दो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं जो 2n है, और दो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं जो n है। तो आधी लाइफ साइकिल जो हो गई वो क्या है,
डिप्लॉन्टिक है, मतलब डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट है और आधी लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट है। तो ऐसी साइकिल जहां पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड आधी आधी लाइफ साइकिल के अंदर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और इनका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कि इनका एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसके अलावा हमारी एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ये दोनों एल्गी हैं। बस यहाँ तक था जो आपको मुझे आपको चीजें बतानी थी।